ये चेन वाला सवाल हम कर चुके थे, चेन वाला सवाल हो गया था। आज क्वेश्चन में ये है, मॉड्यूल का सवाल है, ठीक है। ऐसे ये पूछा गया प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, पढ़िए इसको एक बार। एक मिनट रुक जाइए, पढ़ें इसको तरीके से। कह रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल एम। ब्लॉक का मास स्मॉल एम है। पढ़िए सवाल पहले अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लिया। अब देखो कैसे कर रहा हूँ। कंडीशन ये है कि मेरे पास एक कार्ट है, वो कार्ट इस तरीके से एक कार्ट मेरे पास है। अब इस कार्ट के साथ कंडीशन ये है कि इसको, जैसे ये इसका वेट है, इसको रखा हुआ है। अब देखिए, कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास m इज इन कांटेक्ट विद द कार्ट c। ये जो आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड कार्ट और इसका नाम है c। अच्छा, कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द कार्ट इज म्यू। अब एक ब्लॉक है, अब वो ब्लॉक मान लो यहाँ पे, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो मास है वो दे रखा है m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट इज अल्फा। ये जो कार्ट देख रहे हो, इस कार्ट का एक्सेलरेशन अल्फा है, ये समझो। इसमें जो इसका एक्सेलरेशन है ये ए नहीं, इस बार अल्फा दिया हुआ है, इस अल्फा। ओके, अब हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है उसकी वैल्यू है म्यू। ठीक है, कह रहा है कि आप बताओ अल्फा कितना होगा ताकि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे। अल्फा कितना होगा ताकि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे, और इसको ऑप्शन में से चुनना है, इसको ऑप्शन में से चुनना है। अल्फा की वैल्यू कैसी रखनी है, इनइक्वालिटीज वाले सवाल हैं, और ये सवाल याद करने वाले बच्चों से बिल्कुल नहीं बनेगा, अपने कॉन्सेप्ट से हमको बनाना है। याद करने वाले बच्चों की बस की नहीं है ये। कैसे नहीं है, तो हमने जो सीखा है वैसे ही बनेगा। अब जरा सोचो, ये ब्लॉक यहाँ पे है, इसको गिरा कौन रहा है? इसको गिरा रहा है इसका खुद का वजन mg, मतलब गिराने वाला फोर्स mg है, इसलिए mg का नाम हम तो जानते हैं, हमने इसका नाम रख दिया ड्राइविंग फोर्स। अच्छा ठीक है भाई, ड्राइविंग फोर्स। अब मजे की बात यह है, अगर मैं बाहर से देखूंगा, सेंटेंस सुनना, अगर मैं बाहर से देखूंगा, यहां से अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास एक दिक्कत है। एक तो बाहर से देखने पे ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे फोकस करो, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक एक तो कार्ट के साथ आगे जाता हुआ दिखेगा, फिर नीचे भी गिरता हुआ दिखेगा। मतलब बाहर से देखने के बाद ये क्वेश्चन हमारे लिए कठिन हो जाएगा। बाहर से देखने के बाद हमें दो एक्सलेशन दिखेंगे, दिखाता हूं कैसे। देख, बाहर से मैं देखूंगा तो ये ब्लॉक एक तो कार्ट के साथ आगे जाता हुआ दिखेगा, दूसरा एक ब्लॉक मुझे नीचे गिरता हुआ दिखेगा। तो बाहर से देखने पे मैं परेशान हो जाऊंगा, बाहर से देखने में परेशान हो जाऊंगा। इसलिए भलाई यही है कि मैं इस कार्ट के ऊपर ही खड़ा हो जाऊं। जैसे ही मैं इस कार्ट के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, सोचो मैं तो कार्ट के साथ आगे जा रहा हूं, तो आगे जाने वाला सेक्शन हमको दिखेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैं कार्ट के ऊपर आऊंगा, मैं बन गया नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, और जैसे ही मैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बन गया, मैं लगाऊंगा सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स का डायरेक्शन ब्लॉक के डायरेक्शन के, यानी सूडो फोर्स का डायरेक्शन जो यहाँ मूविंग फ्रेम है उसके डायरेक्शन के अपोजिट होगा। अच्छा, तो भाई मूविंग फ्रेम आगे जा रहा है तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा, ये लगेगा सूडो फोर्स। कितना लगेगा सूडो, पहले बात को समझो,
पहली बात यहाँ पे लगा है सूडो। क्यों लगा? क्योंकि मेरा ऑब्जर्वर अब आ गया नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में, और सूडो फोर्स की वैल्यू होती है मास इस ब्लॉक का और एक्सीलरेशन मूविंग फ्रेम का। अच्छा, अब देखना नॉर्मल कहाँ लगेगा? भाई नॉर्मल इसके अपोजिट लगेगा। अब जरा सोचो, नॉर्मल इसके अपोजिट लगेगा। सोच के देखो, तुम जितने तेजी से आगे बढ़ोगे सूडो फोर्स उतना ही जोर से पीछे लगेगा, और वही तो इसको नॉर्मल प्रोवाइड करेगा। अब देखना अच्छी बात, नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है? ये जो एम अल्फा है सूडो फोर्स, वो आज नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है। तो एक रिलेशन मेरे पास निकल के आया कि भाई मुझे n बराबर m अल्फा रखना है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पे नो स्लाइडिंग, मतलब सारे बैलेंस होने चाहिए। अब अच्छी बात, चलो अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि अगर मेरे से कोई कहे कि भाई आपको नो स्लाइड की कंडीशन चाहिए, तो मुझे याद है कि मेरा जो ड्राइविंग फोर्स है, मेरा जो एफ ड्राइविंग है, वो कम पड़ जाए एफएस मैक्स से। तो मेरा जो ड्राइविंग फोर्स है वो mg है, और एफएस मैक्स की वैल्यू मैं जानता हूं म्यू एन होता है, और ये तो mg है, कोई प्रॉब्लम नहीं, म्यू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, n मैं यहाँ निकाल के लेके आया हूं, और वो n है मेरा m अल्फा। तो बस इस n के जगह पे रखूंगा m अल्फा। अब अच्छी बात तो देखो कि मास से मास गए, और अब रिलेशन क्या आएगा उसको यहाँ लिख रहा हूं। अब रिलेशन आ जाएगा मेरा सीधा, ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू पकड़ लो, ये सीधा g अपॉन म्यू आ गया, g अपॉन म्यू आ गया। मतलब नहीं गिरने के लिए जरा सोच के देखो, नहीं गिरने के लिए या तो मैं जी बाई म्यू से चलूं या इससे ज्यादा चलूं, समझो, जी बाई म्यू से चलूं या इससे ज्यादा चलूं। इसीलिए मेरा जो आंसर होगा वो होगा ये 4 नंबर मेरा आंसर होगा। बोलिए, कठिन लग रहा है क्या? समझ में आया क्या? यस। नो स्लाइड की कंडीशन अगर ध्यान है ना, एक बार कॉपी में लिख लो कि नो स्लाइड की कंडीशन एफ ड्राइविंग, ये चीज देखो लगातार तो अब यही चलता है, पूरे फ्रिक्शन में कोई फॉर्मूला ही नहीं है, एक ही फॉर्मूला है जिसपे पूरा का पूरा फ्रिक्शन डिपेंड है। नो स्लाइड की कंडीशन ये पता है, काम बन जाएगा। अब आओ ये सवाल देखो, ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मासेस। फोटो देख लीजिए, एक मास यहाँ m1 है, ये ऊपर m2 है और m3 है, लेकिन मजे की बात यह है कि तीनों मास इक्वल हैं, वो तो हम लास्ट में देख लेंगे। अब सुनना, इसको किसी p पुली से कनेक्ट कर दिया। अब वो कह रहा है कि m1 को लटकाया है और m2 और m3 को इस टेबल के ऊपर रखा है जहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो कह रहा है कि अगर पुली तुम्हारा फ्रिक्शनलेस है और पुली में कोई वजन भी नहीं है, तो जो ये m1 है, इस m1 का डाउनवर्ड एक्सीलरेशन क्या होगा, ये बताओ। m1 का डाउनवर्ड एक्सीलरेशन तुमसे पूछा है, m1 का डाउनवर्ड एक्सीलरेशन तुमसे पूछा है, m1 का डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ये हमसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन को जनरलाइज करता हूं, बात तुम समझ गए। फिर से देखो, 3 ब्लॉक थे जिसमें से एक ब्लॉक m1 नीचे लटका हुआ था और ऐसे लटका के छोड़ दिया है, तो m1 का जो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है वो कितना होगा वो देखिए। पहले हम एक जनरल डिस्कशन करते हैं, अलग अलग पेन से कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम इस m2 की बात करते हैं, समझना। अब एक दिमाग लगाओ, सोचो, माना ये सिस्टम इधर चल रहा होगा, क्योंकि डाउनवर्ड एक्सीलरेशन लेके आना है, तो ये इधर इसमें डाउनवर्ड एक्सीलरेशन हमने मान लिया कि कोई ए एक्सीलरेशन से इधर चल रहा है, तो सोचो इन सब का एक्सीलरेशन आगे ए होगा। ये तो एक बात है जो हम समझ रहे हैं।
अच्छा ठीक है, अब जरा बुद्धि लगाओ, जब एक्सेलरेशन आगे है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो यहाँ फ्रिक्शन पीछे लगेगा और यहाँ भी फ्रिक्शन पीछे लगेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एन, सोचो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एन। अगर ये m3 मास का है तो मान लेते हैं यहाँ पे n की वैल्यू n3, ऐसे ही मान रहे हैं। यहाँ ये m2 मास का है तो यहाँ पे नॉर्मल, अभी मास सेम है बाद की बात है, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ। जैसे देखो m2 लिखा हुआ है ना, हम लिख देते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा म्यू n2, ये तो एक बात हो गई। अच्छा अब देखना, सबका वजन भी है, तो नीचे इनका वजन, यहाँ इनका वजन, इसका वजन लगाओगे भैया ये m2g और इसका वजन लगाओगे m3g, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये m1 है तो ये भी नीचे अपना वजन लगाएगा, ये लगाएगा m1g। अच्छा अब देखो नॉर्मल की बात, इसका नॉर्मल ऊपर, इसका नॉर्मल ऊपर, इसके नॉर्मल का नाम हमने माना n3 है, इसका नॉर्मल n2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये जो है, अब इस पे थोड़ी ना कोई नॉर्मल लगेगा, ये जो m1 वाला ब्लॉक है इस पे थोड़ी ना कोई नॉर्मल लगेगा, ये तो हवा में लटका है, इसमें कोई नॉर्मल नहीं लगेगा। अच्छी बात है भाई। अब इस फोटो को अगर तुम ध्यान में रखो और मैं इसको यहाँ एक लाइन खींचूं और सोचूं कि अगर मुझे ये फोटो ध्यान में है तो एक्सीलरेशन का ओवरऑल फार्मूला हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं नेट पुलिंग फोर्स, यानी कि एफ नेट और अपॉन टोटल मास, यही तो हम जानते हैं, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। सोचो ये सब नीचे तभी आएंगे, ये सब नीचे तभी आएंगे जब m1g हमारा ज्यादा हो। लेकिन इस क्वेश्चन में तो बड़ी अच्छी बात कह दी, क्वेश्चन ने हमारा काम आसान कर दिया। क्वेश्चन ने कहा कि भाई साहब सारे मास बराबर हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कम कर दिया, m1 को m2 कह दिया, इसी को m3 कह दिया और ये सब m के बराबर हैं, इसीलिए मैं कह सकता हूं जो मेरा n2 है वही मेरा n3 है और उसको हमने n मान लिया। अब सोचो, अब ये m1g क्यों बोलूंगा, अब तो मैं सीधा सीधा mg बोलूंगा। तो देखो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, a लिख रहा हूं ध्यान से देखना, नीचे mg माइनस, अब ये म्यू n2 बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा म्यू n, अब ये म्यू n3 बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा म्यू n अपॉन टोटल मास, अरे तीनों बराबर हैं तो m प्लस m प्लस m, ऐसे बोलो। अब देखो एक्सप्रेशन क्या है, ये सीधा सीधा हमारे पास mg माइनस 2 म्यू n अपॉन यहां से 3m। अगले पेज में चलते हैं, यहां से a की वैल्यू, अब देखना n के जगह मैं mg लिख सकता हूं, समझो किसी भी नॉर्मल को पकड़ लो, बैलेंस ही है। अगर तुमने इसी को सोचा, इसी वाले को सोचा, अगर सोचो इसका ऊपर में नॉर्मल, इसका अगर देखो आराम से, ऊपर में भाई साहब नॉर्मल, उसको बैलेंस करेगा उसका mg, इसका भी ऊपर में नॉर्मल बैलेंस करेगा mg, मैं आराम से कह सकता हूं कि n2 बराबर m2g और ये n3 बराबर m3g। लेकिन क्यों 1 2 3 खेलें, यहाँ तो सब बराबर है, इसीलिए सिंपल कह सकते हैं n बराबर mg, n बराबर mg, क्योंकि मास सारे बराबर हैं। इसीलिए अब देखिए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन mg माइनस 2 म्यू n अपॉन 3m, ये थी कहानी। तो एक्सीलरेशन आ गया mg माइनस 2 म्यू तक सही है कहानी, n नहीं, n की जगह mg और नीचे 3m, m कटता हुआ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a जब मैं निकालूंगा g टाइम्स 1 माइनस 2 म्यू और नीचे में ये 3, ये भैया a की वैल्यू है, यही है a की वैल्यू, यही है a की वैल्यू। बात समझिए, बात समझिए, समझ में आया तो एस टाइप करें, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन।
समझ में आया तो एस टाइप करिए, थर्ड ऑप्शन, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं ताकि घर पे आप दोबारा से ट्राई करें, घर पे दोबारा से ट्राई करो, उसके बाद से क्या करो, फिर आंसर मैच करो, मेहनत करो। कल बढ़िया पढ़े थे आप लोग, परसों बहुत घटिया पढ़े थे आप लोग। चलिए आइए अगले सवाल पे। ये देखिए ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लिया था आज मैंने क्लास से पहले, क्यों लिया था आपको दिखाता हूँ। देखिए ये फोटो पहले ही बना लिया था, फिर ये फोटो पहले ही बना लिया था, तुमको लगा रहा होगा चॉकलेट खा रहे हैं बैठ के, फिर देख ये फोटो पहले ही बना लिया है, ये देखो, और एक कीड़ा पहले ही बुला के रखा है। तो कुछ फोटोज बनाने थे इसलिए थोड़ा समय ले लिया। आइए इस क्वेश्चन पे विचार कीजिए, इस क्वेश्चन पे विचार कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, लैंग्वेज यहां लिखा है मैंने कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ m so that block do not slide, ब्लॉक स्लाइड नहीं होना चाहिए, ब्लॉक डू नॉट स्लाइड। अब देखना क्या कंडीशन बता रहा हूं, यहां का सेक्शन भैया स्मूथ है और ये वाला जो सेक्शन है ना यही रफ है, और इस रफ वाले सेक्शन के लिए जो म्यू है ये 0.4 है, 0.4 है। ऊपर वाला सरफेस अभी स्मूथ है, एक समय आएगा जब ऊपर वाले सरफेस पे भी आ जाएगा फ्रिक्शन, उसको बोलते हैं डबल ब्लॉक सिस्टम, वो पढ़ेंगे, अभी नहीं है वहां, अभी नहीं है वहां। मास देख लीजिए, मास देख लीजिए, ऊपर में मास m है, कह रहा है कि m की कम से कम वैल्यू कितनी रखूं। अब भाई m बहुत भारी कर दोगे तो ऐसे ही दब जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन कह रहा है m कितना रखूं कम से कम, क्योंकि ये सिस्टम स्लाइड ना करे, कम से कम, कम से कम। हमेशा शुरुआत एक ही जगह से कह रहे, वो है नहीं चलने की शर्त क्या है, वहीं से सोचना शुरू किया जाता है। हाँ 5 kg वाला बात बिल्कुल सही लिखा है सिमोगेस्ट ने, 5 kg, कम से कम 5 kg हो, कम से कम 5 kg हो। चलिए सब मिल के अटेम्प्ट करते हैं। हम तो एक ही नियम जानते हैं, हम तो एक ही नियम जानते हैं, बाकी तो कुछ सब मोह माया। एक बात जो हमेशा सत्य है वो यही है कि भाई कोई भी हमसे पूछेगा तो हम उसको बोलेंगे अगर मुझे नहीं चलाना है तो नहीं चलने की जो शर्त होती है, वो जो कंडीशन होती है वो ये है कि मेरा ड्राइविंग फोर्स एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू से कम हो जाए। यही एक कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा बेस्ड होता है, नहीं चलने की शर्त। अच्छा अब हो गया, अब तो क्या है, अगर मैं यहां से सोचूं ये 6 kg है तो ये नीचे क्या लगाएगा, ये नीचे लगाएगा 6 mg, ये 6 kg है तो नीचे लगाएगा 6 mg मतलब 6g। अच्छा अब देखना यहां लगेगा टेंशन, यही टेंशन आगे जाता जाता इस ब्लॉक के लिए सोचूंगा तो ब्लॉक से दूर वही टेंशन यहाँ पे आएगा, सोचो। अब भाई नॉर्मल की सोच के देख, नॉर्मल लगेगा इधर ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल, ठीक है भाई नॉर्मल लगा। अब नीचे, नीचे क्या लगेगा भाई, नीचे mg लगता है। अब mg में एक मास m जुड़ जाएगा, दूसरा मास 10, तो नीचे m + 10g लगेगा। अच्छा
अब मैं अगर तरीके से सोचूं तो भाई ये जो पूरा ब्लॉक का सिस्टम है, इस ब्लॉक के सिस्टम को चला कौन रहा है? तो ब्लॉक के सिस्टम को चलाने वाले का अगर नाम लिया जाए तो वो तो टी है। सोचो, इस ब्लॉक के सिस्टम को टी के अलावा कोई थोड़ी चला रहा। ब्लॉक के सिस्टम को टी चला रहा है। और मजे से देखो, टी की वैल्यू कहां से निकल सकती है? अरे यहां से निकल सकती है, यहां से निकल सकती है। क्लियर दिख रहा है कि अगर मैं टी कितना कोई बोले तो मैं देखो नहीं चलाना है, मतलब इसको इक्विलिब्रियम में रखना है। हमें चाहते हैं कि ये रेस्ट पे रहे, बिल्कुल लटका रहे। ये लटका तब रहेगा जब टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6g। मतलब यहाँ टी के जगह 6g रखना है। अच्छा, अब नहीं चलने की शर्त, नहीं चलने की शर्त हम जानते हैं। हम चाहते हैं नो स्लाइडिंग। नो स्लाइडिंग में एक ही बात, नो स्लाइडिंग में एक ही बात, मेरा ड्राइविंग फोर्स, मेरा ड्राइविंग फोर्स एफ एक्स मैक्स से कम हो जाए। ड्राइविंग फोर्स कितना है? तो भाई 6g ये चला रहा था, यही कम पड़ जाए किससे? एफ एक्स मैक्स से, जो कितना होता है? म्यू एन। और देखो यहाँ, यहाँ n क्या है? n क्लियर दिख रहा है। ये क्या हो गया भैया? कलर कलर कहाँ भाग गया? हाँ, ये देखो यहाँ से n कितना है? n क्लियर दिख रहा है अपने को। ऊपर में n है, उसको बैलेंस कर रहा है नीचे वाला। तो n हमारे पास है m प्लस 10g। ये तो मेरे पास n आया, ये मेरे पास n है। इसी n को इधर पुट कर देना है, इसी n को यहाँ पुट कर देना है। तो अब n नहीं, n के जगह पे आप पुट करेंगे m प्लस 10 और ये g से मल्टीप्लाई होगा। म्यू कितना है? क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया, 0.4 ले लो। g को 10 ले लेना, 10 ले लेना। यही तो कंडीशन है, यही तो कंडीशन है। अब बस, अब तो सॉल्व करना है, आपका काम हो जाएगा। सॉल्व कर देता हूं, देख लीजिए। तो भाई कहानी ऐसी हो गई कि जो मेरा 6g है, 6g बोले तो 60, और ये 60 और ये कहानी 0.4, और ये आप मल्टीप्लाई कर दो m प्लस 10 इंटू जी से। ऐसे ये काट भी सकता था मैं, जी से जी भी काट सकता था, लेकिन चलो अब 10 लिख दिया। अब जरा देखो तो सीधे कर दूं क्या? 60 और ये 0.4, m जाएगा यानी कि 10, और ये हो जाएगा सीधा सीधा 4m प्लस 40। अब यहां से तुम कह सकते हो कि 4m मेरा 20, और ये m की वैल्यू या तो 5 kg हो या उससे ज्यादा कुछ भी हो जाए, या तो 5 kg हो या उससे ज्यादा कुछ भी हो जाए, मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। बात समझिए, मिनिमम 5 इनइक्वालिटीज लगा के सॉल्व करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से कोई दिक्कत। जिसको इनइक्वालिटीज में समस्या है उसको बता देता हूँ। जैसे ये स्टेप है, किसी को इसमें समस्या है, तो मैं तो कैसे करता हूँ, देख, मैं काम आसान करता हूँ। मैं ये जो 4m है ना, उसको उधर ही छोड़ देता हूँ, इस सिंबल को एज इट इज छोड़ देता हूँ। अब 60 यहाँ पे है, उधर से कौन आएगा? 40। अब इस सिंबल को तो मैं छेड़ता ही नहीं। ये देखो 4m और 60 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? 20। इस सिंबल को छेड़ूंगा ही नहीं। यहाँ से m कितना आ जाएगा? 20/4। अपने आप ये आ जाएगा 5। मतलब यहाँ से देख लो, m या तो 5 हो या उससे ज्यादा हो, यही आ गया। अपने अपने तरीके हैं जैसे आप कर सके, मैं तो सिंबल छूता ही नहीं। अब बोलने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए भाई, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये वाला सिंबल पहचानो, जिसके तरफ ये मुंह खुला हुआ रहता है भाई, ये ज्यादा होता है। एक्स और वाई में मुंह खुला है एक्स की तरफ, मतलब भाई एक्स ज्यादा है।
x ज्यादा है। ठीक है, चलिए, छोटी सी बात थी, लेकिन मैं जानता हूं कभी कभी मामला इसमें भी आप फंसा देते हैं, इसलिए लिख दिया, इसलिए लिख दिया। चलिए, तो अब क्या है, एक क्वेश्चन ये वाला देखिए क्या है, क्या है सवाल समझिए, आराम से देखिए। कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। एफ कहाँ है, देखो दिख रहा है यहाँ, एफ लगा हुआ है इधर। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक ऑन द टेबल, जो टेबल पे जो ब्लॉक है, ये देखिए 10 kg वाला, रिमेन एट रेस्ट, इसको रेस्ट पे रखना है। ऊपर से एंगल 53 डिग्री है। बढ़िया सवाल है, इसके हेल्प से लामेस सिखाना चाहता हूँ, लामेस थ्योरम। आपको टेबल पे रखे ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है, क्वेश्चन लिख लो, म्यू लिख लो 0.3, टेबल पे रखे ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है, फटाफट फोटो बना लो। टेबल पे रखे ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है, टेबल पे रखे ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है, टेबल पे रखे ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है। आओ फोटो बनाए, समझे भाई। ये 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, ये सबसे पहले नीचे लगाएगा फोर्स और वो लगाएगा 10G, ठीक है भाई। ऊपर नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, अब देखना आराम से, हमारे पास कंडीशन ये है कि यहाँ फोर्स F लगा, अब यहाँ दो टेंशन लगेंगे, सोच के देखो, दो, ये देख यहां से देख, यहाँ पे एक रस्सी ये है और एक रस्सी ये है। भाई ये रस्सी नहीं है, यहाँ तो F फोर्स लग रहा है, दो रस्सी है, दो रस्सी है, मैं समझाता हूँ। अब दो रस्सी है मतलब 2 बार टेंशन लिखोगे। अच्छा, एक बार टेंशन 10 kg वाले ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग, तो भाई एक टेंशन तो यहाँ लगाओगे, नाम क्या होगा, T1। एक टेंशन ऊपर वाली रस्सी में और इसका नाम माना T2। दो तरह के टेंशन है। और समझो, इस वाले ब्लॉक को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो इस वाले ब्लॉक को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ ये T1। इस वाले ब्लॉक को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ ये T1। तो अब मैं अगर यहाँ सोचूं कि भाई ड्राइविंग फोर्स कौन है, अगर मैं यहाँ से ड्राइविंग फोर्स पहचानूं तो T1 है, इस ब्लॉक को चलाने के लिए, चलाना ब्लॉक को है। अब देखना, हम चाहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक्स ऑन रेस्ट। अब चलेगा तो ही ब्लॉक ना, इसी को रेस्ट पे रखना है, तो ड्राइविंग फोर्स पहले पहचान लें। तो ये है मेरा ड्राइविंग फोर्स, ये है मेरा ड्राइविंग फोर्स, और ये ड्राइविंग फोर्स अगर एफ एस मैक्स से कम हो जाएगा तो बॉडी नहीं चलेगी। मतलब मेरा टारगेट है कि मैं किसी तरीके से T1 फाइंड करूं, और T1 मेरे पास है नहीं। दो तरह के टेंशन है, T1 T2, एक तरफ F है, तो आपको T1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो आओ पहले तो हम अपना सोच लिखें कि भाई सॉल्व करने का तो एक ही तरीका है कि भाई मुझे रेस्ट पे रखना है, तो F ड्राइविंग कम पड़ जाए, इससे FS मैक्स से मेरा काम हो जाएगा। F ड्राइविंग की टेंशन नहीं है, अब वो F ड्राइविंग मेरे पास आया है T1, ये T1 कम पड़ जाए किससे, म्यू एन से। एफ एस मैक्स म्यू एन होता है। अच्छा, एन क्या लिखूंगा, तो इससे ये बताएगा हमें, देख एन क्या होगा, 10G होगा, क्लियर दिख रहा है, एन बराबर 10G, क्लियर दिखा। तो इसी एन के जगह पे 10G लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो मेरा T1 है वो म्यू कितना, 0.3 क्वेश्चन ने कहा था, और एन के जगह पे 10G, ये 100 और ये 3G आ रहा है, 30 आ रहा है, 3G आ रहा है, जो आप रखना चाहें। तो T1 हमारे पास आ रहा है ये कितना, 3G यानी कि 30। इसको बचा के रखना, ये अभी यूज आएगा आगे, ये बचा के रखोगे
सर दोनों टेंशन अलग कैसे हैं, बीच में तो कोई मास नहीं है। अरे मैडम बांधा है इसको, देखिए ये देखिए, ये बांधा हुआ है, ऐसे करके बांधा, गांठ लगा दी किसी ने, गांठ लगा दी, बांध दिया दूसरी रस्सी फंसा के ऐसे, इसीलिए टेंशन लगाया, गांठ लगा दी है इसीलिए, समझ गए। हाँ अब देखिए, अब अगली कहानी लड़ाई अब है, भाई इतना तो हम समझ गए कि चलो ठीक है, सब समझ में आ गया। अब बात यह है कि यहाँ कुछ सिचुएशन समझना पड़ेगा, अपने को रिलेट करना पड़ेगा। मैं एक फोटो बनाता हूं, अब तुम गौर से देखना। भाई देख, यहां देख, यहां देख, और तू इधर देख, यहां, ये ऐसे यहाँ पे, ये देख। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां से तो इसने फंसा दिया था, ठीक है, बढ़िया बात है। एंगल की बात देखो, ये जो एंगल ऊपर से दिखाया गया है और एक एंगल जो यहां से ऐसे जाएगा और एक एंगल यहां से ऐसे जाएगा। अब आराम से सोचो, कुछ यहाँ एंगल का नाम हम लिखने वाले हैं तरीके से। भाई एक तो ऊपर से अगर मैं यहाँ देखूं तो ये तो 90 डिग्री पे दिखेगा, सब देख समझाता हूं मैं क्या क्या, नाम पहले रख लेते हैं। इसमें इस वाले का नाम अगर इस छोर से लिखूं तो ये वाला T1 है, आराम से देखते रहो। हाँ, इस वाले का जो नाम हमने दिया है वो दिया है T2। मजे की बात है ये हमारा F है। अभी हम लामीज लगाना चाहते हैं। क्वेश्चन की इच्छा ये है कि जो आपने ये वाला एंगल दिया है, ये वाला एंगल जो है 53 है, 53 है। अच्छा, अब ये देखोगे ना, ये एंगल, तो ये एंगल तो हो गया 90। तो सोचो ये ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना होगा, ये 53, ये 90, तो सोचो ये कितना होगा, सोच के देखो। क्या ये 37 होगा क्या, क्या ये 37 होगा क्या? 37 और 3 40, बिल्कुल 37 ही होगा, ये 37 होगा। अब सोचो ये 37 होगा तो ये पूरा कितना होगा, तो ये जो पूरा एंगल है, दूसरे पेन से लिखता हूं, ये होगा 127 डिग्री, ये पूरा 127 डिग्री होगा, पूरा एंगल अगर सोचूंगा तो। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया। अब ये वाले की तो टेंशन नहीं भाई, ये वाला कितना होगा 90 डिग्री। ओके, अब जरा देखना, ये 37 है, ये 37 है, तो अब इसकी बात करो, ये कितना होगा, ये कितना होगा, क्या 53 होगा क्या, ये 53 होगा क्या, और ये कितना होगा 90 होगा। एंगल बनाने आना चाहिए, एंगल बनाने आना चाहिए। 37 ही होगा, 37 3 40 50 90, बिल्कुल सही, 37 ही होगा। ये अगर बनाने आ गया तो मैं तुमको बता रहा हूं कि अब हमारा काम कैसे होगा, यहां से हमारा काम कैसे होगा, लामीज की कंडीशन कैसे यहां से बन के आती है। अब बाकी सारे भूल जाओ, बाकी सारे भूल जाओ, सब 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 भूल जाओ। लामीज के लिए ये सब नाटक हटाइए, सब नाटक हटाइए। लामीज कहता है कि अगर आपके पास 3 फोर्स लग रहे हों एक ही पॉइंट पे, बिल्कुल लग रहे हैं, गांठ बांधी हुई है हमने, एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं तीनों के तीनों फोर्स, तीनों के तीनों फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, तो आपको सारे फोर्स के बीच का एंगल पता होना चाहिए। तुमको अगर ये ध्यान में है कि ये हमने निकाला था 127 डिग्री, ये हमने निकाला है 90 डिग्री, और ये हमने निकाला है 143 डिग्री। चेक कर लो, 90 और 53, 143 डिग्री। लामीज क्या कहता है, लामीज कहता है सारे फोर्स और उसके अपोजिट के एंगल लिख के इक्वल कर दो। सोचो, अब अलग पेन से लिख रहा हूं, गौर से देखना। अगर मैं
लामीज यहां लिखूंगा, गौर से देखना। अगर मैं T1 लिखूंगा, T1 लिखूंगा तो T1 अपॉन गौर से देखो, T1 अपॉन जो मैं फोर्स लिखूंगा वो उसके पीछे के फोर्स। देख भाई मैं लिख रहा हूं, T1 ये है, इसके पीछे का एंगल ये है 127। जब T1 लिखो तो एंगल बाकी दोनों के लिए लिखो, बाकी दोनों के लिए लिखो। तो T1 जब मैं लिखूंगा तो T1 अपॉन लिखा जाएगा साइन 127 डिग्री, ये बराबर होगा T2 अपॉन, देखना फिर से ध्यान से देखना भाई, मैं T2 लिख रहा हूं, T2 लिखूंगा तो एंगल बाकी दोनों के बीच लूंगा। तो T2 जब मैं लिखूंगा तो एंगल बाकी दोनों के बीच लूंगा, यानी कि साइन 90 बराबर। अब बारी देखना किसकी है, अब बारी है T3 की। अब दिमाग लगाओ, T3 तो है ही नहीं, फोर्स है। अब फोर्स लिखूंगा तो फोर्स ये है, तो एंगल इसके और इसके बीच लूंगा। फिर से देखो, फोर्स ये है तो एंगल इसके और इसके बीच लूंगा, जो कि 143 है, 143 है। तो F अपॉन साइन 143, ये मेरे पास एक रिलेशन आया। कॉपी में इसको लिख लो एक बार, T1 अपॉन साइन 127 और साथ में T2 अपॉन साइन 90, और T3 के लिए यानी कि जो हमारा फोर्स है F, वो साइन 143। अब देखो मजे से, ये तो ऐसे ही 1 हो चुका है, सोचो T2 अपॉन साइन 90, वो तो सीधा सीधा साइन 91 हो गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे किसी तरीके से T1 की वैल्यू चाहिए, T1 की वैल्यू चाहिए। और सोचो T1 की वैल्यू मुझे चाहिए F के टर्म में, मुझे T1 की वैल्यू चाहिए, टारगेट समझिए, मुझे T1 की वैल्यू चाहिए कैसे, तो इन टर्म्स ऑफ F। क्यों F के टर्म में चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में F गिवन था भाई, क्वेश्चन में F गिवन था। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू लिख लेनी है कि भाई T1 अपॉन साइन 127 बराबर F अपॉन साइन 143। अब देखना, T1 अपॉन साइन 127 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 37 यानी कि 4/5, समझ रहे हो क्या। तो ये आ गया 4/5, जिसको दिक्कत है पूछ लेना मेरे से। और F अपॉन साइन 143 मैं लिखता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 180 में से साइन 37 घटाओगे तो यहां से तुमको मिलेगा साइन 143, और साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा ही कहा जाता है, साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा ही बोलते हो। इसका मतलब साइन 143 बराबर सीधा सीधा तुम साइन 37 कह सकते हो। सोचो, तो यहां से ये जो वैल्यू आ गई F अपॉन 3/5। अब 5 से 5 उड़ा दीजिए, T1 की वैल्यू देख लीजिए, 4F/3 आया। दिस इज द वैल्यू ऑफ T1, दिस इज द वैल्यू ऑफ T1। अब इसी T1 को पुट करते ही काम बन जाएगा। कहाँ पुट करेंगे, यहाँ करेंगे। T1 क्या था, लेस देन इक्वल टू 30। अब मेरे पास T1 नहीं, T1 के जगह पे वैल्यू डालूंगा, कितना डालूंगा, 4F/3, और ये मेरा ऐसे 30। अब डायरेक्ट यहां से बात हो सकती है कि 4F की वैल्यू 90 के या तो इक्वल या उससे कम। मेरा F कितना आ रहा है, ये आ गया 90/4, यानी कि सिंपल भाषा में अगर मुझे F चाहिए, इसको काटोगे तो 22.5 आता है। वाह, 22.5, ये मेरा आंसर होगा। यानी कि मेरा F कितना हो, या तो 22.5 हो या उससे कम हो।
कम फोर्स लगाऊंगा अगर 22.5 से तो ये नहीं चलेगा। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। बात पूरी है, तरीके से आपको समझना होगा, तभी जाके सोच पाओगे, तभी जाके समझ पाओगे, सोच पाओगे। बोलो सर इस क्वेश्चन में फोर्स बैलेंस करके नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, और वो आसान होता है। मैंने जानबूझ के लामीज लगाया क्योंकि बाद में आप कहेंगे कि सर लामीज थ्योरम तो आपने पढ़ाया नहीं। बिल्कुल, और उससे काम जल्दी होगा। और तुमको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, मैं हर साल लामीज पढ़ाता हूँ, लेकिन एग्जाम में तुम हमेशा फोर्स बैलेंस करके ही करते हो, तुम लामीज से नहीं करते हो। लेकिन लामीज चूंकि वेक्टर में फोर्स बैलेंस करने के लिए सीखा जाता है, इसलिए आज मैंने सीख लिया लामीज के लिए एंगल लिखना। ये तरीका था, ये लामीज पढ़ाने का एक जुगाड़ मैंने लगाया है। ऐसे फोर्स बैलेंस करके ही होगा और वो आसानी से होगा। T2 है, इसके कंपोनेंट कर लेंगे, एक साइन एक कॉस, है ना, और आराम से एंगल लिख के कर सकते हैं। आप घर पे उसको कंपोनेंट लेके ही कीजिएगा। एक बार उससे भी बोल देता हूँ। जैसे देखिए ये T2 है, एंगल 37 है, तो भाई इस तरफ लूंगा, इस तरफ लूंगा तो T2 cos 37, और ऊपर लूंगा तो T2 sin 37। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले F को बैलेंस करेगा, और ये वाला इधर वाले T1 को बैलेंस करेगा। आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे और जल्दी होगा। मैंने तो लामीज के लिए इसको लिया है, बाकी कोई इसका ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, अब देखो, अब तो ऐसे ही हमने बात कर ली, लामीज भी सीख लिया थोड़ा सा। अब मैं कुछ काम की बात आपको सिखाने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा, क्योंकि टारगेट हमारा अब आगे का सवाल है। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एंगल ऑफ रिपोज। इस बात को समझिए, नाम क्या है इसका? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा, इस एंगल ऑफ रिपोज का एक और नाम है, उसको बोला जाता है, और में बोल लीजिए, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ रिपोज कहो, एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहो, दोनों बात एक है। क्या मामला होता है इसमें, क्या मामला होता है? देखिए, आप लोग समझते हैं, लेकिन इसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंक्लाइन प्लेन बना रहा हूँ, दो तीन इंक्लाइन प्लेन बना रहा हूँ, धीरे धीरे ऊंचाई इसकी बढ़ा रहा हूँ। तीसरा बनाया, थोड़ा ऐसे कर दिया। अच्छा भाई, अब तुम देखो, ये एंगल इंक्लाइन प्लेन का मान लो θ1, इसमें एंगल थोड़ा बढ़ा के θ2, इसमें थोड़ा और बढ़ा दिया, और इसमें एंगल रख दिया θ3। और तीनों के केस में एक ब्लॉक इनके ऊपर रखा हुआ है, तीनों केस में इनके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से। इसमें भी गोला ब्लॉक तो गिर जाएगा भाई, उसके लिए क्या एंगल चाहिए भाई? तू बनाना है तो रेक्टेंगल बना, कुछ अच्छा बना। ये देख, ऐसे बना दे, तीनों केस में ब्लॉक रख दिया। अब आप मजे से देखो, अगर इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखा हुआ रहेगा और मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाऊंगा, तो एक समय आएगा कि जब ब्लॉक इस पे स्लाइड करने लगेगा। देखो, एक मान लो कम एंगल है, थोड़ा सा उठाया, और यहाँ पे मान लो नो स्लाइड, अच्छी बात है। मान लो यहाँ पे भी नो स्लाइड हो गया, सपोज करो यहाँ पे भी नो स्लाइड हो गया, चिपका रह गया, तो यहाँ पे स्लाइड स्टार्ट हो जाए। अब इतना ऊंचे पे तो नहीं है स्लाइड, तो दूसरे बारे में भी शुरू हो सकती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। तुम दो ही सोचो तो दो से भी सोच सकते हो, तुम इसको हटा दो, चलो इसी को सोचो कि भाई अगर एंगल धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते एक समय आया कि मैं θ1 से θ2 पे आ गया हूं, और इस केस में स्लाइड स्टार्ट हो गया, इसको तुम बोल सकते हो जस्ट मूव हुआ है। जस्ट मूव हुआ है, जस्ट मूव का नियम एक्सीलरेशन तो जीरो होता है, जस्ट मूव का नियम एक्सीलरेशन तो जीरो होता है। ये θ2 मान लो कोई एंगल थीटा है, तो यही थीटा एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है, यही थीटा कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज।
यही कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज, कि भाई मैं θ1 की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाता गया, एक सर्टेन एंगल पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई, उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है। अच्छा, अगर मैं इसकी कंडीशन देखूं तो मैं तो जानता हूं कि भाई देख, नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा यहाँ, वो लगेगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। ओहो, स्लाइडिंग शुरू है, मतलब फ्रिक्शन भी लगेगा, यहाँ फ्रिक्शन है भाई, फ्रिक्शन भी लगेगा, यानी कि अब जस्ट मूव में जब एक्सलेशन 0 है तो फ्रिक्शन लगता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है हम जानते हैं, एफ लिमिटिंग बराबर होता है म्यू एन, और आप जानते हो कि अलोंग द इंक्लाइन में एन के जगह पे एम जी कॉस थीटा लिखते हो, तो ये हो जाएगा म्यू एन नहीं एम जी कॉस थीटा, हम करके आए हैं पहले। अब इक्वेशन क्या बनता है, इक्वेशन क्या बनता है देख लो, आराम से तुम कह सकते हो इसमें इक्वेशन में कि भाई आगे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है एम जी साइन थीटा, पीछे की तरफ लग रहा है म्यू, अच्छा कौन सा म्यू, म्यू एस, क्योंकि स्टैटिक की वैल्यू है, तो म्यू एस एम जी कॉस थीटा। अब ये किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, जो कि 0 है। यानी कि आप सिंपल यहां से कह सकते हो कि भाई देखो, यहां से जब मैं म्यू एस निकाल रहा हूं तो आराम से देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आया, यानी कि म्यू एस की जो वैल्यू आ गई वो आ गई टेन थीटा, म्यू एस की वैल्यू टेन थीटा, यही काम आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर मेरा टेन थीटा म्यू एस के बराबर होगा तो स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी, बात समझना, अगर मेरा टेन थीटा म्यू एस के बराबर हो जाएगा तो स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी, अगर मेरा टेन थीटा म्यू एस के कम हुआ तो स्लाइडिंग शुरू नहीं होगी, ज्यादा हुआ तो होगी ही सही, ज्यादा हुआ तो बिल्कुल होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही थीटा जो है, इसी थीटा को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। मतलब अगर तुमको टेन थीटा ज्यादा हो म्यू एस से तभी स्लाइड होगा, टेन थीटा ज्यादा हो तभी स्लाइड होगा, समझो। अब मैं एक सिचुएशन अगर दूं यहां से तो तुम आराम से सोच पाओगे, जैसे एक दो सवाल यहाँ पकड़ता हूँ, देखना आराम से सोचना। मेरा टेन थीटा स्लाइडिंग के लिए म्यू एस से ज्यादा होना चाहिए, सब लोग गौर करेंगे, मुझे बताएंगे कि यहाँ स्लाइडिंग होगी कि नहीं। जैसे एक मैंने फोटो लिया, इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन बना रहे हैं, और हमने क्या किया है, एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा है, एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा है, इसके ऊपर ब्लॉक का कुछ मास है, मान लीजिए ब्लॉक के मास को आपने 2 kg 4 kg जो भी आपका मन है वो ले लीजिए, सपोज कीजिए आपने 2 kg का ब्लॉक यहाँ पे रखा, और जो ये एंगल है इसका नाम आपने दिया 37 डिग्री, 37 डिग्री इसका नाम दिया। अब इसके दो दो सवाल कर लो, जैसे देखो, एक में क्या करो कि तुम म्यू को रख लो 0.5, है ना, एक ये रख लो 0.5, और दूसरा जब तुम करो तो म्यू की वैल्यू थोड़ी बढ़ा के 0.9 कह देते हैं, और मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि स्लाइड होगा या नहीं होगा, ये केस 1 और ये तुम्हारा केस 2, भाई बताना है कि स्लाइड होगा या नहीं होगा, स्लाइडिंग होगी या नहीं होगी, ये आपको बताना है। पहले केस की बात करें, पहले केस की बात करें, यस और नो, स्लाइडिंग माने यस, नहीं हुआ तो नो। अच्छा, पहले केस में नो, पहले केस में नो, अरे देखिए, देखिए आपने पहले केस में नो कह दिया, नो कह दिया, सब नो कह रहे हैं पहले केस में नो। अच्छा चलो चेक करता हूं, देखना ध्यान से। सबसे पहला काम मुझे टेन थीटा निकालना पड़ेगा, टेन थीटा बोले तो टेन 37,
अब tan 37 की वैल्यू होती है 3/4, यानी कि ये किसके बराबर आ गया 0.75। 0.75 मेरा tan थीटा ज्यादा है, tan थीटा ज्यादा है। सोचो, अरे यार थीटा ही ज्यादा है, अब ज्यादा थीटा पे तो स्लाइड होगा ना भाई। मेरा tan थीटा ज्यादा है किससे, म्यू एस से, तब तो आराम से स्लाइड होगा, आराम से स्लाइड, आराम से स्लाइड होगा। यस, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? दूसरा समझाता हूं, इससे बात समझ में आएगी, इससे बात समझ में आएगी। सोच के तो देखो, ज्यादा थीटा होगा बढ़ाते जाओ इंक्लिनेशन, ज्यादा थीटा होगा स्लाइडिंग हो जाएगी। इसमें आओ, tan थीटा हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना आया था tan 37, 0.75। ओके, 0.75, म्यू देखो 0.9 है, अरे मेरा tan थीटा ही कम पड़ गया। सोचो, तो कम पड़ गया तो काहे की स्लाइडिंग, यानी कि अगर tan थीटा बराबर भी हो या कम पड़ जाए, भैया गजब बात है ये, बराबर भी हो या कम पड़ जाए तो ये कंडीशन होती है नो स्लाइड की, नो स्लाइड की। तो यहां स्लाइड नहीं होगा, मास का कोई रोल नहीं है, देख लो, मास का कोई रोल नहीं है, समझो, दोनों में सेम मास रखा है। बात समझ में आ रही है क्या? स्लाइडिंग नो स्लाइडिंग समझ में आया क्या? स्लाइडिंग नो स्लाइडिंग समझ में आया क्या? हाँ भाई, सबसे पहले यू हैव टू सिंपली चेक कि भाई tan थीटा का क्या हाल है। भाई tan थीटा मतलब मेरा थीटा, थीटा बढ़ाते जाऊंगा स्लाइडिंग होगी, थीटा बढ़ाऊंगा स्लाइडिंग होगी, थीटा बढ़ाऊंगा स्लाइडिंग, कितना आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब समझो, दिमाग में थॉट लाओ। अरे फिसलने के लिए मेरे पास कंडीशन है, फिसलने के लिए मेरे पास कंडीशन है, मेरा थीटा ज्यादा होना चाहिए, मेरा थीटा ज्यादा होना चाहिए। भाई अगर tan थीटा बराबर म्यू कर दूं, उस समय में क्रिटिकल सिचुएशन होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा भी जाओगे गिर जाओगे, उसके ऊपर। अब सुनना, अगला सवाल इसी पे दूंगा। tan थीटा बराबर म्यू, ये एक क्रिटिकल कंडीशन है, इसके थोड़ा सा भी ऊपर जाओगे गिर जाओगे। अब सवाल देता हूं, इसी बात को मन में रखना, इसी बात को मन में रखना। अब सवाल देता हूं, ये देखो, पढ़ो सवाल। कह रहा है एन इंसेक्ट इज क्रोलिंग अप इनसाइड अ हेमिस्फेरिकल बोल। हेमिस्फेरिकल बोल मतलब एक हेमिस्फेरिकल कटोरी है ऐसी, ये देखिए, ये कटोरी है हेमिस्फेरिकल बोल, जिसका रेडियस r है, इस बोल का रेडियस r है, हेमिस्फेरिकल बोल है जिसका रेडियस r है। चलो भाई रेडियस r बना देते हैं, ये इस बोल का रेडियस r है। अच्छा ठीक है, अब इसका रेडियस r है, चलो तो सवाल तो बाद में करेंगे, दो तीन चीज मैं इसके ऊपर बताता हूं, देखना अगर क्लिक करे तो बढ़िया बात है। भाई इसका रेडियस r है, हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेरिकल है, इसका मतलब पहले पहले ऐसा गोला रहा होगा। सोचो, इस ऐसे गोले के तुमने इसके यहां से एक टुकड़ा किया होगा, समझो, और इस टुकड़े का इतना पोर्शन तुमने निकाल लिया होगा। अब मैं तुमको बता रहा हूं क्या कहने जा रहा हूं, अगर तुम क्लिक कर जाए तो तुमको मजा आ जाएगा। अब दिमाग लगा के देखो, ये पहले तो ये पूरा का पूरा स्फीयर रहा होगा, उसमें से तुमने हेमिस्फीयर इसको बनाया, आधा इसको काट लिया। अब देख, तब ये एक टुकड़ा तुमने काम में लिया, इसको साइड करो। अब जरा देखना, दिमाग लगाओ, ये वाले सेक्शन से कोई भी दूरी लोगे तो रेडियस होगा वो। देखना मैं हर जगह से बना देता हूं, अभी तुम थोड़ी देर में कंफ्यूज होने वाले हो। ये देख, यहां पे जाऊंगा ये भी यार, भाई पूरा नीचे जाऊंगा तो भी यार, भाई इधर जाऊंगा तो भी यार, भाई ऊपर जाता तो भी यार। अपने को ऊपर जाने से मतलब नहीं है, अपने को तो यहां रहना है, रेडियस इसका r है, मतलब कि इसके सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिलाऊंगा, किसी भी पॉइंट को मिलाऊंगा रेडियस r आएगा।
ये चीज मन में होनी चाहिए। भाई मैं किसी भी पॉइंट को मिलाऊंगा रेडियस आ जाएगा, किसी भी पॉइंट को मिलाऊंगा रेडियस आ जाएगा। अब देख, ये देख, ये बन के तैयार है, ये बन के तैयार है। अब देखना, मैं भाई साहब इस पॉइंट को मिला रहा हूं, किसी को दिक्कत नहीं, रेडियस आर होगा। भाई साहब मैं इस पॉइंट को मिला रहा हूं, किसी को दिक्कत नहीं, रेडियस आर होगा। ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। बोल, ये इतना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना क्लियर है, डन। अब देखना, अब देखना, सवाल तो अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब कह रहा है रेडियस आर एज शोन इन फिगर, म्यू एस की वैल्यू, क्वेश्चन कह रहा है आप √3 लीजिए, ये जेई में आया हुआ सवाल है। म्यू एस की वैल्यू आप √3, वहां पे डाटा लगता, वहां पे शायद 1/3 ऐसा कुछ था। म्यू एस की वैल्यू √3 लीजिए और बताइए फाइंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम बॉटम मोस्ट पॉइंट अप टू विच इट कैन क्रॉल। एक कीड़ा है, वो इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखो ये कीड़ा है, ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरफ जाए, मान लो आगे जा रहा है, 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 फिसल जाएगा ना भाई, सोच के देख। मान लो इस कीड़ा को उड़ना नहीं है भाई, अब ये जा रहा है आराम से, चढ़ते 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 गया 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 गया, फिसला। मान लो इधर इस तरफ देख लो, गया 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 गया, फिसला, गया गया, फिसला। ओहो, मतलब कि कहीं ना कहीं एंगल ऑफ रिपोज का मजा है तो जरूर, एंगल ऑफ रिपोज का मजा है तो जरूर। मतलब क्या समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, वो मैं तुमको दिखाऊं। अब एक बार में मैं इस कीड़े को यहां लेके जाता हूं, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, और देखना तुमको मजा आएगा। अगर ये क्वेश्चन क्लिक हो जाए तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये कीड़ा अभी यहां पर है, ये कीड़ा अभी यहां पर है, और सपोज करो यहां पे एक कीड़ा बिल्कुल मजे में है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, यहां पे ये बिल्कुल मजे में है, बिल्कुल मजे में है। अब जरा मैं यहां से अगर मैं इसको मिलाने की कोशिश करूं, देखना क्या मैं एंगल ऑफ रिपोज तक पहुंच रहा हूं क्या? धीरे धीरे पहुंचूंगा मैं, स्लाइड पे ध्यान देना। यहां पे मैं ऐसे जाऊंगा, और ये देख, ये मैंने हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया, माना कीड़ा यहां नहीं गिरा, और ये एंगल मेरे पास बन के तैयार है θ1। कीड़े के मजे हैं, मान लो कीड़ा यहाँ पे स्लाइड नहीं किया, नो स्लाइड, ठीक है भाई, कीड़े के मजे हैं। अभी मेरे मन में, अभी मेरे मन में थोड़ी बदमाशी और आई, मैंने इसको और ऊपर चढ़ा के देखा, मैंने इसको और ऊपर चढ़ा के देखा। मैंने क्या किया, इस कीड़े को यहाँ पे चढ़ा के देखा, यहाँ पे थोड़ा एंगल बढ़ा दिया, इसको थोड़ा ऊंचा चढ़ा के देखा, तब ये फिसलेगा, तब ये फिसलेगा, तब ये फिसलेगा। कैसे फिसलेगा उसको दिखाता हूं तुमको, तुम तरीके से सोचो, सोच के देखो। भाई ये मेरे पास हेमिस्फेरिकल बॉल है, ये सा, ठीक है, एक और बना लेते हैं, देख ऐसा, ऐसे ही बना दिया। अब भाई रफ एंड टफ डायग्राम चल रहा है। पहले केस में कीड़े को यहाँ ले जाओ, मान लो नहीं फिसला, ये तुमने इस तरीके से बना लिया। दूसरे केस में कीड़े को तुमने यहाँ ले गए, अब ये फिसल गया, अब ये मान लो फिसल गया, अब वो फिसल जाएगा तो वो एंगल कैसा होगा, एंगल ऑफ रिपोज। मैं तुमको फीलिंग दिलाता हूँ एंगल ऑफ रिपोज की। मान लो यहाँ से कीड़ा फिसला है, अब तुम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे भाई, जिसको तुम टेंजेंट बोलोगे, सोच के देखो, ये जो लाइन आएगी इसको तुम टेंजेंट बोलोगे। अब जैसे तुम इसको टेंजेंट बोलोगे, मजा आ जाएगा तुमको। अब यहाँ से ये देख, ये देख, ये जो थीटा है, अगर यहाँ पे स्लाइडिंग हुई है तो इसको बोलोगे एंगल ऑफ रिपोज। यहां से स्लाइड स्टार्ट हुआ है, ये एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा, ये एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा। ये भाई समझ में आ रहा है तो एस टाइप करो। मैं कुछ कहाँ लेके जा रहा हूँ देख, ऐसे नहीं कि मेरा चैनल चले जाए स्टार प्लस और तुम कलर्स पे घूम रहे हो। भाई समझ में आ रहा है कुछ कुछ क्या कहना चाह रहा हूँ। कीड़ा स्लाइड करेगा, एंगल ऑफ रिपोज से बात बननी है, कीड़ा स्लाइड करेगा, एंगल ऑफ रिपोज से बात बननी है। अभी तक के जो सवाल थे वो तो नर्सरी एलकेजी वाले थे, अभी असली सवाल आया है, आप ध्यान से सुनते रहिए,
नहीं तो उड़ जाएगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। फिर पता चला कि नर्सरी वाले सवाल तो हो गए जो सबसे हो जाते हैं, ढंग के आए तो हम भी चित हो गए, बाकी पब्लिक भी चित है, तो कंपटीशन से ऐसे ही बाहर है। ये एंगल ऑफ रिपोज आया। चल एक बात ये समझिए, अच्छा वापस वापस चलो यहाँ सोचो। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री सिखाता हूँ भाई, ज्योमेट्री सिखाता हूँ। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये देख, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट की बड़ी खासियत होती है। टेंजेंट की क्या खासियत होती है समझिए। टेंजेंट हमेशा टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये बात बिल्कुल क्लिक होनी चाहिए। ये जो तुमने ड्रॉ किया है वो है टेंजेंट। टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अब देखो, जब तुमको इतनी बात समझ में आ गई ना, जब तुमको इतनी बात समझ में आ गई, तब तुम्हारा काम अब बहुत आराम से होगा। अब मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूं। अब मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूं, ध्यान से तुम सुनना, आराम से देखो। चलो, अभी तक तो कहानी चली थी, अब मैंने माहौल बना लिया है, पूरा माहौल तैयार कर लिया है। अब मैं सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा धड़ाधड़। चलो भाई, ये कीड़ा था, अब देखो आराम से देखो, अब तुरंत बनेगा। ये कीड़ा था, ये यहाँ पे आने के बाद गिर गया, ये यहाँ पे आने के बाद गिर गया। भाई ये तो इसका रेडियस है। कौन कौन रेडियस है? ये भाई साहब, ये वाली भी रेडियस है, और यहाँ से जो आप बनाना चाह रहे हो ये पूरा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अच्छा, तो अब तो तुम जीनियस हो, तो तुमको इसकी फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो अब देखो अगली लड़ाई, अगली लड़ाई। ये देखो, ये यहाँ से हाइट मेजर करनी है। ये मैंने यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल बनाया, ठीक है। अरे पूरा बड़ा कर दूं? अरे क्या भाग गया, अरे क्या हो गया? हाँ छोटा, ये देखिए, ये इसका हॉरिजॉन्टल है। अरे मजा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, अब मुझे टेंजेंट चाहिए। अहो, जैसे ही टेंजेंट खींचूंगा तुम्हारा मन खुश हो जाएगा कि टेंजेंट तो इस रेडियस के साथ जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री बनाता है। अरे क्या गजब बात हो गई, देख, ये एंगल जो बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री। ओहो, यानी कि अब देख, अब मजा है, अब मजा है, तुम आराम से क्लिक करोगे। देखो ये देखो, अब देखो, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा। अब सोचना, अरे ये तो एंगल ऑफ रिपोज था, एंगल ऑफ रिपोज था, ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज था, तो ये भी थीटा एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा। मुझे क्या पूछा है? पहले तो मैं क्यों ना एंगल ऑफ रिपोज एक बार निकाल लूं कि भाई कितना है। तो कैसे निकालूंगा भाई? सबसे अच्छा उपाय, टेन थीटा बराबर म्यू कर लेते हैं ना। तो ये देख, टेन थीटा बराबर म्यू नहीं, √3। इसका मतलब थीटा 60 डिग्री है। मतलब भाई 60 डिग्री आती है, क्रिटिकल है, 60 डिग्री से गिरना शुरू है। सोचो, 60 डिग्री 60.0000001 पे भी गिर जाएगा। यानी कि ये थीटा कितना है? 60 डिग्री। ये कीड़ा इधर बेचारा यहाँ पे था, अब ये गिर गया, इससे ज्यादा नहीं जा पाएगा, यही इसकी औकात है। ओहो, मेरे से क्या पूछा है? मेरे से इसने हाइट पूछी है कि किस हाइट तक ये जाएगा। अब मजे में मैं अगर सिचुएशन बनाऊं तो कितना, बस डायग्राम का खेल है भाई, डायग्राम का खेल है। मेरा आंसर कौन है? मेरा आंसर ये है। यहां से यहां तक की इसने हाइट पूछी है, हाइट पूछी है। तुम कहोगे भाई ये पूरी ब्लू लाइन, ये पूरी ब्लू लाइन क्या है? ये मुझे बस लिख के बता दो, पूरी ब्लू लाइन क्या है? पूरी ब्लू लाइन क्या है, लिख के बताओ। लिख के बताओ तो गाली दूंगा अगर ये गलत बताए तो। पूरी ब्लू लाइन क्या है बताओ? पूरी ब्लू लाइन क्या है? रेडियस, रेडियस। पूरी ब्लू लाइन रेडियस है।
पूरी ब्लू लाइन रेडियस है, धन्यवाद। और उसमें से ये एच आया, तो देखो देखो दोस्तों, एक ट्रायंगल बन रहा है। वो ट्रायंगल ये रहा, देख, ये, उसके बाद से ये, और उसके बाद से ये। आराम से देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। बस अब मजा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये रहा तुम्हारे पास r माइनस एच, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से पूरी कहानी। अब तुम आराम से कह सकते हो, अब इस ट्रायंगल को बाहर निकालता हूं, इसको, आओ यहां सोचते हैं, इस ट्रायंगल को बाहर निकाला, ये इस ट्रायंगल की लड़ाई। भाई ये वाला तो r था, ये वाला था r माइनस एच, और उसके बाद से ये वाले एंगल की बात है, ये कितना होगा चेक कर लीजिए। देखिए पूरा 90 है, पूरा 90 है, और इसमें से ये 90 होगा, तो क्या इसको 60 बोलने में किसी को दिक्कत है क्या? बोल, देख 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 देख, पूरा पूरा देख, 60 60 120, आराम से देखो, क्या ये 60 होगा क्या? क्या ये 60 होगा क्या? पूरा 90 है, पूरा 90 है, क्या ये 60 होगा क्या? क्या ये 60 होगा क्या? यस सर जो बोले ना, यस सर जो बोले हैं ना, अच्छा गौर से देखो तो 60 होगा। ऐसे तुक्का मारते हो ना तुम लोग, 60 होगा, गौर से देख तो 60 है। हाँ संजना का आया 30, बिल्कुल सही, 30 होगा वो, 30 होगा वो प्रभु, अरे 30 होगा। लीनियर पेयर बन रहा है, देख, 180, एक 60, दूसरा 90, ये 30 ही तो होगा। नींद ले रहे हो, नींद ले रहे हो? ये होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये पकड़ लो, ये आ गया 30 डिग्री। अब सोच, मुझे एच चाहिए, एच इसके पास है, थीटा के सामने है, इसीलिए ये परपेंडिकुलर होगा, और ये 90 है, इसका मतलब ये हाइपोटेनस होगा। तो क्यों ना मैं साइन थीटा सोचूं, जो कि p बाई एच होता है, p बाई एच होता है। साइन 30 सोचना पड़ेगा, साइन 30 बराबर p बाई एच, साइन 30 1/2, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है अब की बार r माइनस एच, और h का काम कौन कर रहा है? वो है इसका रेडियस। ये एक छोटी सी कहानी इसकी आई है। यहां से आप क्लियर देखो, यहां से आप क्लियर देखो, r इक्वल्स टू 2r माइनस 2h, यहां से सिंपल तुम h की वैल्यू लिख सकते हो r/2, h की वैल्यू लिख सकते हो r/2। अब ये क्या है, यानी कि ये h इक्वल्स टू r/2 पे, h इक्वल्स टू r/2 पे जाके स्लाइड होने लगेगा, यानी कि मेरा जो h आया वो आया r/2, इस r/2 पे स्लाइड होने लगेगा। पूरी मैथमेटिक्स के साथ, पूरी मैथमेटिक्स के साथ हमने इसका माहौल बनाया है, तब जाके ये आंसर आया है। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर देने का, कुछ भी नहीं करने का। एक बार वापस से इसके सॉल्यूशन को जब तुम देखोगे, तब तुमको पूरी फीलिंग आएगी कि इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ क्या है। आराम से देखो एक बार फिर से, कीड़ा चढ़ रहा था, चढ़ते चढ़ते एक समय आएगा जब वो फिसलेगा, जहां पे वो फिसला, जहां पे वो फिसला, वो सिचुएशन कहलाएगा एंगल ऑफ रिपोज, वो सिचुएशन कहलाएगा एंगल ऑफ रिपोज। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। अब देखना ध्यान से, मान लो कीड़ा ऊपर चढ़ा, इस समय जाके वो नहीं फिसला, हमको कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आने के बाद ये फिसलने लगा, इस एंगल को कंसिडर किया जाएगा। अब इस एंगल को कंसिडर किया जाएगा, बस हो गया। और ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी चाहिए, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। और रेडियस वाले में कंफ्यूज करना, तो इसको ध्यान रखना, हम अगर हमारे पास हेमिस्फेयर था, उसके किसी भी सर्कमफ्रेंस से किसी भी पॉइंट के बीच की दूरी रेडियस होगी। अब बस हमारे को क्या चाहिए था, स्लाइडिंग की कंडीशन। हम एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट लगाए कि भाई टेन थीटा अगर म्यू के बराबर हो जाए तो मजा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू यहां से निकली, इसका मतलब 60 पे ही स्लाइड होगा। माना यहाँ से स्लाइड होना शुरू होने लगा,
माना यही क्रिटिकल सिचुएशन है, तो एक बार थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, वो मुझे पता लग गया 60, बस उसका फोटो बना लिया। फोटो बनाते ही बात बन जाती है, जिसने सही फोटो बना लिया उसकी बात बन जाएगी, क्योंकि मेरा आंसर तो यहां से यहां के बीच है, यही मेरा आंसर है जो कि h है। यही कंडीशन है भाई। अब बस बाकी साइन थीटा लगाया, जिंदाबाद, एंगल पहचानने आना चाहिए। बढ़िया से बात समझा दी गई है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आप इसको तैयार कर लीजिए। आज इतना ही। बाकी आपको बात समझ में आ ही रही है, जिसको नहीं समझ में आई है वो रुकेगा, बाकी लोग आराम कर सकते हैं। क्वेश्चन दोबारा से जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन धीरे धीरे कठिन होंगे। धन्यवाद। सब लोग जाएंगे नहीं अभी, जो रे ऑप्टिक्स वाले हैं वो रुकेंगे, रे ऑप्टिक्स वाले रुकेंगे, बाकी लोग जा सकते हैं। रे ऑप्टिक्स वाले रुकेंगे। ये नहीं है क्या श्रेया? एब्सेंट नहीं करिए क्लास, गलत बात है। एकदम से तुम अगर सोचोगे कि कंबल रजाई में आराम से तान के या फिर बढ़िया एसी चला के और तभी पढ़ें, स्वाद अनुसार पढ़ें, ऐसे नहीं होता यार। पढ़ाई मतलब यू हैव टू सेक्रीफाइस। कोई भी काम हो यार, पढ़ाई तो छोड़, गेम भी कोई खेल रहा है तो अगर आराम से थोड़ी ना कोई काम होता है, यू हैव टू वर्क। चलिए रिकॉर्डिंग हो रही है, बंद कर दीजिए इसको, आते हैं उस पर अपने सीट पे।